मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखो बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की जो अपनी यूनिट पढ़ी है सॉल्यूशन, जो 50 मिनट की हमारी इस यूनिट को हम पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। और इस यूनिट में से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में एक बार बता देता हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे पढ़ने को तो अपन ने पूरी यूनिट पढ़ी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को जो सिलेक्टिव मैटर चाहिए वो सिलेक्टिव मैटर जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। देखो इसमें जो आप लोगों का कि पहला जो टॉपिक रहेगा वो है विलयनों के प्रकार। और विलयनों के जो प्रकार होते हैं वो सामान्यतः दो ही प्रकार पड़े अपन ने। एक पढ़ा है आदर्श विलयन, और दूसरा पढ़ा है अपन ने अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के जो गुण होते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए। और इन्हीं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन से संबंधित जो एक नियम पढ़ा था अपन ने, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ये नियम आप लोगों को याद रखना है पहले टॉपिक से संबंधित विलयनों के प्रकार। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर भी पूछ लेता है कई बार, और राउल्ट के नियम से अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का टॉपिक भी आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद में जो इसमें जो सेकंड टॉपिक है वो है अणुसंख्य गुणधर्म। संख्य गुणधर्म। और जो अणुसंख्य जो गुणधर्म होते हैं वो सामान्यतः अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं चार। पहला पढ़ा था अपन ने परासरण दाब, परासरण दाब पढ़ा पहला। दूसरा पढ़ा था अपन ने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। थर्ड पढ़ा था अपन ने क्वथनांक, उन्नयन या क्वथनांक अवनमन, क्वथनांक अवनमन या उन्नयन भी बोल सकते हैं, इसको कमी से संबंधित है उन्नयन। ठीक है। और चौथा था हमारे पास हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। तो ये विलयन के चार अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्मों से तात्पर्य अपन ये मानते हैं कि विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उनको हम सामान्यतः अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी जो अणुसंख्य जो गुणधर्म है वो केवल विलय की प्रकृति पर निर्भर करेंगे, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे। तो ये जो चार जो अणुसंख्य गुणधर्म है इनमें से आपको एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन मिलता है हमेशा। और ये जो बड़ा क्वेश्चन है ये आप लोगों को वहां पर मिलेगा कम से कम 5 नंबर। एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा जो कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। और इस 5 नंबर के साथ साथ जो 2 नंबर है या तो कोई न्यूमेरिकल जुड़ेगा या फिर इनमें से कोई छोटा क्वेश्चन जुड़ेगा, जैसे आदर्श विलयन, आदर्श विलयन पे टिप्पणी लिखो या राउल्ट के नियम पर टिप्पणी लिखो, या फिर तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा सक्रियता गुणांक के ऊपर भी टिप्पणी लिखवा सकता है। सक्रियता गुणांक, ये सक्रियता गुणांक का जो टॉपिक है ये टिप्पणी के तौर पर पूछा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर इस विलयन वाले चैप्टर में से
ये जो सेलेक्टिव जो मैटर है इसको पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ना तो हालांकि आप लोगों को पूरा चैप्टर है, एक बार तो आप लोग पूरे चैप्टर को पढ़िए, जितना पढ़ाया है उसे पढ़िए। उसके बाद में एग्जाम जब आप लोगों के नजदीक आते हैं, नजदीक जब एग्जाम आ जाए तो आप लोगों को वहां से केवल सेलेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करने, सेलेक्टिव क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान देना। उसके बाद देखो अब हमारी जो नेक्स्ट जो यूनिट है वो नेक्स्ट यूनिट है यहाँ पर यूनिट नंबर 4 और यूनिट जो 4 है वो आप लोगों की है प्रकाश रसायन या फोटो केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं अपन प्रकाश रसायन, प्रकाश रसायन। अब देखो सामान्यतः आप लोग भी जानते हो कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अणु होते हैं उनमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो बंधों के बनने और बंधों के टूटने के लिए सामान्यतः ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ये ऊर्जा हम किसी बाह्य स्रोत से देते हैं, यदि ये ऊर्जा हम किसी बाह्य स्रोत से देते हैं तो फिर ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। और ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं के अलावा भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सामान्यतः प्रकाश को अवशोषित करने से संपन्न होती है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने से वो संपन्न होती है। यदि प्रकाश ऊर्जा को नहीं मिलेगी तो वो अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश के अवशोषण से संपन्न होती है, उन्हें हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो प्रकाश के अवशोषण से जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं वो हम करते हैं प्रकाश रसायन के अंतर्गत। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश रसायन भौतिक रसायन की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत अणु के द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से उसमें होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाश रसायन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अपन लिख सकते हैं सबसे पहले कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु के मध्य उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। नए बंध बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के मध्य उपस्थित पुराने बंध क्या होते हैं? टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे अणु की जो पहचान है वो समाप्त हो जाती है और एक नया उत्पाद बनता है, जिससे अणु की पुरानी पहचान समाप्त हो जाती है और नया उत्पाद बनता है। और नया क्या बनता है? उत्पाद
बनता है। ठीक है, अब देखो ये जो बंध होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं, तो इन पुराने बंधों को तोड़ने के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन अणु के मध्य उपस्थित बंधों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा या ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। यदि यह ऊष्मा बाह्य स्रोत से दी जाती है, बाह्य स्रोत से दी जाती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा अभिक्रिया, जिन्हें हम सामान्यतः डार्क रिएक्शन कहते हैं। अणु के मध्य उपस्थित बंधों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि यह ऊष्मा बाह्य स्रोत से दी जाती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश के अवशोषण से संपन्न होती है, प्रकाश के अवशोषण से संपन्न होती है। यदि उन अभिक्रियाओं को प्रकाश नहीं मिलता है, तो वे अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश के अवशोषण से संपन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आप कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश के अवशोषण से संपन्न होती है, प्रकाश के अवशोषण से संपन्न होती है। अर्थात यदि प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है, प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है, तो वे अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती, वे अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कह देते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कह देते हैं। अब देखो,
इसी आधार पर हम यहाँ पर प्रकाश रसायन को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश रसायन कैसी शाखा है, तो उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पर। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अणु के द्वारा प्रकाश के अवशोषण से होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाश रसायन कहते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? प्रकाश रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अणु के द्वारा प्रकाश के अवशोषण से होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? प्रकाश रसायन कहते हैं। तो प्रकाश रसायन एक ऐसा रसायन है जिसके अंतर्गत हम उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो केवल प्रकाश के अवशोषण से ही संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। जैसे एक सामान्य अभिक्रिया तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी सी है, हमारे आम जीवन से भी जुड़ी हुई है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। यदि ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं हो तो शायद ही हमारा जीवन इस सृष्टि में संभव होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होगी, यदि प्रकाश नहीं है तो फिर वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 है वो वायुमंडल में उपस्थित नमी के साथ साथ अभिक्रिया करती है और उसके द्वारा वो ग्लूकोज व ऑक्सीजन का निर्माण करती है। तो ये जो अभिक्रिया है ये सामान्यतः पेड़ पौधों में पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो पेड़ पौधों में पाई जाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है उसको जल की सहायता से H2O की सहायता से कन्वर्ट कर देती है C6H12O6 प्लस इसमें ऑक्सीजन भी बनती है। अब ये ऑक्सीजन कितनी बनेगी? देखो यहाँ पर 12 तो ये हो गए हमारे पास और इधर 6 ऑक्सीजन के और है हमारे पास, तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो 6 तो काम में आ गए, बाकी बचे कितने हमारे पास? 12। तो यहाँ पर 6O2 के रूप में हमें प्राणवायु प्राप्त होती है। अब ये जो प्राणवायु है ये सामान्यतः हमें प्रकाश के कारण ही प्राप्त होती है, यदि प्रकाश नहीं होगा तो फिर ये प्राणवायु हमें प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये लाइट तो केवल हमें दिन के समय ही मिलती है,
रात में तो हमें लाइट मिलेगी नहीं, प्रकाश मिलेगा ही, तो फिर रासायनिक अभिक्रिया कैसे संभव होगी। तो दिन के समय में ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये इतनी मात्रा में C6H12O6 को संग्रहित कर लेते हैं कि हमें रात के समय भी इसके ऑक्सीकरण से C6H12O6 के ऑक्सीकरण से भी हमें लास्ट में क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन का निर्माण होता रहता है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये इतनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि यहाँ पे रात के समय में भी ऑक्सीजन आसानी से ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित ये तथ्य याद रखना है कि प्रकाश रसायन में हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो सामान्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। अब देखो यहाँ पर इन अभिक्रियाओं के लिए जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इन अभिक्रियाओं के लिए एनर्जी जो होती है वो प्रकाश की किस भाग से प्राप्त होती है उसके बारे में देखते हैं। देखो तो प्रकाश जो होता है उसमें सामान्य प्रकाश की जो विकिरणें होती हैं उनकी रेंज होती है रेडियो तरंग से लेकर गामा किरणों के तक, गामा किरणों के मध्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सामान्यतः इस क्षेत्र में इस रेंज के मध्य में जो भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसे अपना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश के अवरक्त पैरावैंगनी व दृश्य क्षेत्र इन तीनों क्षेत्रों में जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसको हम सामान्यतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों की जो रेंज होती है वो सामान्यतः देखो 10 की पावर 2 Nm से 10 की पावर 3 Nm या फिर 200 Nm से 800 Nm या फिर ये कहें कि 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम या फिर ये कहें कि 35 से 75 किलो कैलोरी एनर्जी। यानी इस रेंज में जो भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी उस अभिक्रिया को अपन कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये जो रेंज होती है प्रकाश की रेंज जो होती है भाई प्रकाश विकिरणों की जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम की मध्य की वो रेंजें हैं जो अवरक्त और पैरावैंगनी व दृश्य क्षेत्र के मध्य की होती है। यानी अवरक्त प्रकाश, पैरावैंगनी प्रकाश और दृश्य जो प्रकाश होता है वो इन रेंजों के मध्य में आता है। तो इन रेंजों के मध्य में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अणु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है और प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से उसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो फिर उस अभिक्रिया को अपन क्या कह देंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चलता है वो चलता है विकिरण के साथ पदार्थ की अंतःक्रिया। विकिरण के साथ पदार्थ की अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन ऑफ वेव पैटर्न। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि जैसे ये हमारे पास कोई पदार्थ है अणु A है, ये यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, फोटोन को अवशोषित करेगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा और अवशोषित करके ये एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा यानी उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद में
जब भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का हम अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत प्रकाश रसायन के अंतर्गत उसका क्या करते हैं, अपन अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये जो अवस्था है ये उत्तेजित अवस्था मानी जाती है, उत्तेजित अवस्था। देखो ये अणु है हमारे पास, निष्क्रिय अणु है। अब इस निष्क्रिय अणु में देखो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होगी, कंपन भी करेंगे, घूर्णन भी करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस अणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक स्तर, कंपन स्तर और घूर्णन स्तर होते हैं। तो उन तीनों स्तरों से संबंधित क्वांटीकृत एनर्जी होती है, क्वांटीकृत एनर्जी होती है h के बराबर। तो h के बराबर जब ये अणु इतनी एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं, इतनी एनर्जी ग्रहण करने के बाद में ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। उत्तेजित अवस्था के बाद में जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम सामान्य प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आज के लिए हम साथियों इतना ही करना देते हैं। इसके बाद में जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसी टॉपिक से आगे शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।